अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके यूपी और बिहार पैरामेडिकल 2021 के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन, एग्ज़ाम रेलेवेंट आती रहेंगी, वो भी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना। और दोस्तों क्लास के पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, वहाँ स्टडी विद रितेश सर्च करना होगा और हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना होगा। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, संविधान सभा ने अंतिम रूप संविधान को कब पारित कर दिया? यानी संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? बताइए। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949। तो जल्दी से हर एक स्टूडेंट आंसर करेंगे और ये आपके प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ हर एक स्टूडेंट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का और आप लोग करेक्ट आंसर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। तो जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड, शाबाश। तो यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यानी 26 नवंबर 1949, देन आप लोग का आंसर सही है ना। तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित कर दिया गया था, है ना। और इसीलिए हम लोग 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था बच्चों कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? बताइए, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो जी हाँ दोस्तों, 26 नवंबर 1949 के ही दिन, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ही क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, क्वेश्चन वही है। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया, या फिर बोल सकते हो भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 के दिन, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यदि आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ लेता कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो बच्चों पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, है ना। याद ही होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है ना। तो कौन सा देश जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है बच्चों? ब्राजील, भारत, अमेरिका या चीन? जल्दी से बताइए कौन सा देश जो है जहां कोयले का उत्पादक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, सर्वाधिक होता है? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन सी अमेरिका, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। तो अमेरिका में जो है कोयले का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। अब इसमें भारत का स्थान क्या है? यानी कोयले उत्पादक में, है ना, भारत का स्थान क्या है? देखिए विश्व में नंबर 1 पे है अमेरिका, जहां कोयला सबसे अधिक मात्रा में उत्पादक किया जाता है। लेकिन भारत का क्या स्थान है बच्चों? इसमें भारत का स्थान है जो 5वां स्थान है ना, 5वां स्थान है। अब मैं अगर ये पूछूं कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन राज्य करने वाला देश कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक राज्य, क्या जवाब दीजिएगा? भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक राज्य
तो जी हाँ दोस्तों, कौन सा है राज्य? छत्तीसगढ़। पहले झारखंड हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो पीछे हो चुका है। अब छत्तीसगढ़ आ गया है, ठीक है, नंबर 1 पे, जहाँ कोयले की उत्पादक सबसे अधिक मात्रा में होती है। अच्छा, बात आई है कोयले की, तो क्या आप लोग बता सकते हो किस प्रकार का कोयला सबसे उच्च श्रेणी का माना जाता है? किस प्रकार का कोयला, किस प्रकार का कोयला सबसे उच्च श्रेणी का माना जाता है? बताइए। चलिए ऑप्शन में 2 ऑप्शन देता हूं, एक हो गया एंथ्रासाइट, दूसरा मैं ऑप्शन दे देता हूं बच्चों बिटुमस। किस प्रकार का कोयला सबसे उच्चतम श्रेणी का माना जाता है बच्चों? तो वेरी गुड, कौन सा? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कोयला है सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला माना जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताइए। ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, हिरोशिमा। जल्दी से, किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए ओसाका, देन आप लोगों का आंसर सही है। देखिए दोस्तों, बात आई है जापान, तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और यहाँ की मुद्रा, करेंसी क्या है बच्चों? यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी क्या है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, येन है, येन, येन है, ठीक है। अब देखिए, बात आती है नागासाकी और हिरोशिमा, तो ये जापान के 2 शहर हैं, और आप लोग इस चीज़ से परिचित भी होंगे कि नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। आप लोगों ने सुना है इसके बारे में कि नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है बच्चों, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था, नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो बच्चों, हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम कब गिराया था? तो ये गिराया था 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। और इसी के 3 दिन बाद, है ना, इसी के 3 दिन बाद नागासाकी पर भी अमेरिका ने परमाणु विस्फोट किया था। तो वो कब किया था? 3 दिन बाद, यानी 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। ये नागासाकी और हिरोशिमा, ये जापान के 2 शहर हैं जहां पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, है ना। तो हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने कब परमाणु बम गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पर कब परमाणु बम गिराया था? 9 अगस्त 1945 को। बात आ रही है बच्चों परमाणु बम की, यानी एटम बम। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पे वर्क करता है? जल्दी बताइए, परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जल्दी से हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। जल्दी बताइए, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए ऑप्शन मैं दे देता हूं, आप लोग बताइएगा। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन दे रहा हूं, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ठीक है, पहला ऑप्शन ये हो गया। और दूसरा ऑप्शन मैं दे देता हूं, चलिए, नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। बताइए तो जल्दी से बताइए, परमाणु बम, एटम बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन या नियंत्रित नाभिकीय विखंडन? तो जी हाँ दोस्तों, ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है ना। ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे था जापान का मैनचेस्टर, अगर मैं पूछूं भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहा, है ना। हर बार की तरह आप लोग वीडियो जब एंड हो जाएगा, क्लास एंड हो जाएगा, तो हर बार की तरह आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या अन्य? जल्दी से जवाब दीजिएगा, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, क्रांति हुआ था, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे?
तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। अब देखिए बात करते हैं हम लोग नील आर्मस्ट्रांग की। तो पूछता है कि चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो कौन था चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था बच्चों। तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग जी थे, है ना। तो ये प्रश्न पूछ लेता है। बात आई है जॉन मथाई की। तो एक क्वेश्चन पूछा था, शायद आपके एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन, बजट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। अभी मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन था। पहले मुझे ये बताइए, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने दिया। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया। पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था बच्चों। हाँ, तो याद रखना है किसने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था इन्होंने। तो 1948 को, याद रखना 1948 को, ठीक है। अब दोस्तों प्रश्न ये पूछ लेता है कभी कभी कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। यहाँ पे रेल बजट नहीं आएगा, यहाँ पर ये आएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था और कब प्रस्तुत किया था। बताइए पहला बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था। यही क्वेश्चन आया हुआ था 2020 में। शायद आप लोग एग्जाम दिए होंगे, जो बच्चे 2020 में, तो उनको मालूम होगा कि बजट से क्वेश्चन था। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने और कब दिया। तो बच्चों किसने दिया था। तो ये दिया था सनमुधम आर के, देखिए इनका पूरा नाम क्या है, आर के सनमुधम चेट्टी। देखिए चेट्टी है ये, ठीक है, चुट्टा मत पढ़ लेना, ठीक है। तो इनका नाम था आर के सनमुधम चेट्टी ने पेश किया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट। और इन्होंने कब प्रस्तुत किया था ये भी आपको याद रख लेना है। इन्होंने दिया था बच्चों 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। आ रही है बात समझ में। हाँ जी, हो गया। अच्छा, ये तो था स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के सनमुधम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। अगर प्रश्न ऐसे पूछ दे, स्वतंत्र ना दे आपको, यानी केवल ये पूछ दे कि भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था। भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था। बच्चों इस क्वेश्चन को लिख लो, नोट डाउन कर लो, आगे पूछा जा सकता है, बजट से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था। तो बच्चों ये किया था जेम्स विलियम्स ने, जेम्स विल्सन नाम था इनका, ठीक है। जेम्स विल्सन ने पेश किया था। कब पेश किया था। 18 फरवरी 1869 को, ठीक है। 18 फरवरी 1869 को भारत में पहली बार बजट पेश किया था किसने, जेम्स विल्सन ने, 18 फरवरी 1869 को, ठीक है। हाँ जी, तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने जो मैंने आप लोग को बताया, तो इस सब को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। कौन सी है। नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी नदी, गोदावरी नदी। जल्दी से जवाब दीजिएगा। विंध्याचल और सतपुड़ा के पहाड़ियों के बीचों बीच से होकर एक नदी बहती है, उस नदी का क्या नाम है। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, देन आप लोगों का आंसर करेक्ट है ना। तो अब देखिए बात आई है बच्चों नर्मदा नदी की। तो प्रश्न पूछता है यहाँ से कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, बताइए कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती। तो नर्मदा नदी ही है, और साथ में एक और नदी है बच्चों। कौन सी नदी। ताप्ती नदी, है ना। तो नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती, याद रखना। प्रश्न ऐसे रहेगा कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो दो नदी है बच्चों, नर्मदा और ताप्ती नदी। और अगर प्रश्न ऐसे पूछता है कि भारत में पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली मुख्य नदियां कौन कौन सी है, बताइए।
भारत में पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होने वाली नदियां कौन कौन सी है? भारत में पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो है तो बच्चों काफ़ी नदी, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी का नाम कुछ ज़्यादा आता है, ठीक है। मतलब मेन ये नदी है, मुख्य नदी है ये, जो भारत में पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होती है। तो प्रश्न पूछेगा भारत में पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? मुख्य नदी तो नर्मदा और ताप्ती नदी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है बच्चों। अब स्टूडेंट बात आती है सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है बताइए? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? जल्दी से फास्ट, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? जल्दी फास्ट। तो जी हाँ दोस्तों, कहाँ से है सिंधु नदी का उद्गम स्थल? मानसरोवर झील, है ना, मानसरोवर झील के निकट से, है ना, मानसरोवर झील के निकट से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। बात करेंगे कोसी नदी। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है बच्चों? तो जी हाँ दोस्तों, कहाँ से? नेपाल की पहाड़ियों से, नेपाल की पहाड़ियों से, नेपाल की पहाड़ियों से, ठीक है। बात करेंगे गोदावरी नदी के बारे में। तो देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो नासिक के निकट से है ना, नासिक के निकट से एक पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? त्रियबंधक की पहाड़ी, त्रियबंधक के पहाड़ी, त्रियबंधक लिख लेना। बस इतना ही याद रखोगे ना, नासिक के निकट से, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन कभी कभी नासिक के निकट से ना दे तो एक पहाड़ी है, कौन सी? त्रियबंधक, त्रियबंधक पहाड़ी से, ठीक है, जो कि कहाँ है? नासिक के निकट में है, नासिक के निकट से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या यमुना नदी? तो जल्दी से हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये किस नदी पर बनाई गई है? जल्दी से। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन सी, देन आप लोगों का आंसर करेक्ट है। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई है ना। अब देखिए क्वेश्चन, बात आई है दामोदर नदी की, तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है दामोदर नदी को ही कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि बिहार की शोक से किस नदी को जाना जाता है? यानी किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है ना। बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? वेरी गुड, किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोसी नदी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिहार में जब जब बाढ़ आता है तब तब जो है इसी नदी का योगदान होता है। यानी बिहार में बाढ़ आने का कारण यही नदी है ना। तो इसीलिए जो है इसे बिहार की शोक वाली नदी के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करेंगे कावेरी नदी के बारे में। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मागिरी पहाड़ी से। कहाँ से है? ब्रह्मागिरी पहाड़ी से है। बात देखिए कावेरी नदी की है तो उद्गम स्थल ब्रह्मागिरी पहाड़ी हो गया। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि दक्षिण भारत की गंगा से किस नदी को जानते हैं? दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा से किस नदी को जानते हैं? तो कावेरी नदी को ही जानते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग गंडक नदी के बारे में। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो यह है बच्चों नेपाल की पहाड़ियों से, नेपाल की पहाड़ियों से, ठीक है, इसका उद्गम स्थल है, याद रखना है। और यमुना नदी, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? यमुनोत्री से है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 14 नवंबर, 8 मार्च, 7 अप्रैल? जल्दी से जवाब दीजिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? नॉन रेसिडेंट इंडियन,
तो बताइए नॉन रेसिडेंट इंडियन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एनआरआई, जिसको एनआरआई भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चों 9 जनवरी को, है ना, 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों यदि बात करें 14 नवंबर के बारे में, तो 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। 14 नवंबर जो है ये बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च का आप बता दीजिए, मान जाएंगे। 8 मार्च का आप बता दीजिए कि 8 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी से, फास्ट। और 7 अप्रैल का भी बताना है। देखता हूँ कितने स्टूडेंट राइट आंसर कर पाते हैं। जल्दी से, बिल्कुल फास्ट, शाबाश। हाँ, तो लगभग सभी बच्चों का आंसर सही है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो कब मनाया जाता है बच्चों? 8 मार्च को मनाया जाता है। बात करेंगे 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है तो किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के द्वारा, किस आर्टिकल के द्वारा फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित किया जा सकता है? बताइए किस आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी को घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 360 द्वारा, अनुच्छेद 352 द्वारा, अनुच्छेद 356 द्वारा या अनुच्छेद 368 द्वारा? जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड दोस्तों, वित्तीय आपातकाल के संबंध में बताया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? तो अनुच्छेद 360, है ना। तो अनुच्छेद 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल स्थिति घोषित की जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 352। तो ये अनुच्छेद 352 किस चीज से संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी था 360 वाला, और ये 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अगर किया जाए तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा? ये 352 के अंतर्गत किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 356 के बारे में। तो अनुच्छेद 356 ये क्या चीज़ के बारे में बताता है? बताइए। अनुच्छेद 356 जो है इसका संबंध किस चीज़ से है? बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 356 का संबंध है ये राष्ट्रपति शासन, है ना, राष्ट्रपति शासन। कभी कभी पूछ लेता है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा ये संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 356 के द्वारा की जाती है, याद रखना है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 368 के बारे में। तो कभी कभी पूछ लेता है संविधान संशोधन ये किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जा सकता है? संविधान में संशोधन करना हो तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? तो वेरी गुड, अनुच्छेद 368। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, और ये 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, और ये 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और ये 368 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है? क्या है? रक्षा व्यय, किसान की सब्सिडी, या सामाजिक सेवाओं व्यय, या ब्याज भुगतान? बताइए तो जल्दी से। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में जो खर्चे की सबसे बड़ी मद है वो क्या है? केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है वो क्या है बच्चों? तो वो है ब्याज का भुगतान, है ना, ब्याज भुगतान। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को रट लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा
वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, यानी देश का जो सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है वो कौन सा है? आईसीआईसीआई या भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या एचडीएफसी बैंक? जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो जल्दी से, तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यदि आप लोग का आंसर है देन आप लोग सही हैं। तो देश का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है? तो यह है भारतीय स्टेट बैंक, है ना, जिसको एसबीआई भी कहते हैं हम लोग, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक भी कह सकते हो। अब देखिए यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला पूछ लेता है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई बताइए? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई बच्चों? तो याद रखना है कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन ये बन गया। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बच्चों? तो ये हुआ था 1949 को हुआ था। ठीक है, और अगर क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जाए तो पूछा जा सकता है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? बताइए, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो ये है शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह से सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।